हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज। आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी ट्यूब में स्वागत है। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं मैं 12th हिस्ट्री इतिहास का। ठीक है, 12th हिस्ट्री का लेकर आए हैं जो कि सब्जेक्टिव है। याद रखिएगा, सब्जेक्टिव है जो कि 2020 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वह गेस क्वेश्चन है। याद रखिएगा, गेस क्वेश्चन है, आप लोगों को गेस करके दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस साथ में आंसर। और जो सब्जेक्टिव के पार्ट 1 हम लेके आयल छी, जेमे अहाँ के 6 सब्जेक्टिव बताएब। याद रखब, 6 सब्जेक्टिव बताएब और बहुत इम्पोर्टेंट है प्रश्न। और ये अहाँ के जे अहाँ के 2 नंबर में पूछत या 3 नंबर पूछत, तीन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये 2 नंबर सब्जेक्ट 2 नंबर पूछे या 3 नंबर में पूछे, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आप लोगों के क्या है कि एग्ज़ाम में आपको प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न क्या है कि असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। जितने भी हम लेकर आए सब इम्पोर्टेंट ही है। याद रखिएगा, सब इम्पोर्टेंट है। आप कॉपी में लिख लीजिए, नोट कीजिए। हम अपने सरल भाषा में लिख कर लाए हैं। तो असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन करें। तो आंसर क्या होगा? गांधी जी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को शुरू किया था, आरंभ किया था। इसके निम्नलिखित कारण थे। गांधी जी ने 1920 ईस्वी में क्या किया था? असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। पहला, इसके निम्नलिखित कारण क्या है? तो पहला का हम 2 कारण दिए इसमें। पहला कारण रोलेक्ट एक्ट। तो रोलेक्ट एक्ट क्या है कि इसमें प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसके बाद 1919 ईस्वी में क्या हुआ था? रोलेक्ट एक्ट पास हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 या 19 तक हुआ था। तो रोलेक्ट एक्ट मतलब जब पारित हुआ विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 ईस्वी में, तो क्या जब 1920 ईस्वी में पास किया गया था, इसके द्वारा सरकार अकारण ही किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। मतलब रोलेक्ट एक्ट ऐसा कानून था, रोलेक्ट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। और यह ऐसा कानून था कि कोई व्यक्ति को बिना कारण के ही गिरफ्तार कर लिया जाता था, गिरफ्तार करके उसे फांसी दिया जाता था। मतलब बहुत तरह तरह के, मतलब बहुत हार्ड दंड दिया जाता था बिना किसी वजह के कारण। तो इससे असंतुष्ट होकर क्या किया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। तो याद रखिएगा, दूसरा कारण क्या था? जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसमें क्या हुआ कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में रोलेक्ट एक्ट का जब विरोध करने के लिए अमृतसर में जालियांवाला बाग स्थान पर एक जनसभा बुलाई गई थी। जब रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए, जब काला कानून रोलेक्ट एक्ट कहा जाता है, इसका विरोध करने के लिए जालियांवाला बाग में, ठीक है, मतलब जैसे मैदान होता है वहीं जालियांवाला मैदान था, वहाँ बाग था, वहाँ कहाँ था? अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में जालियांवाला बाग में वह स्थान पर एक सभा बुलाई गई थी, मीटिंग बुलाई गई थी। उस मीटिंग में क्या किया था? एक अंग्रेज था जनरल जनरल डायर ने क्या किया था? इस सभा में एकत्रित लोग, जो वहाँ पर लोग था, सबको अंधाधुंध गोलियां चलाई। ठीक है, मतलब सब पर गोलियां चलाने शुरू कर दिया था, जिसमें बहुत सारे आदमी मर गए थे, बहुत ज़्यादा मर रहे थे। भयंकर हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी ने इस हिंसात्मक घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। तो यही दोनों अपना भाषा में लिखे, सरल भाषा में, बहुत बढ़िया भाषा में लिखे हुए हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न यही है। तो चलते दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि इम्पोर्टेंट है। जितने भी बोल रहे हैं हम आपको इम्पोर्टेंट है, हम आपको अभी बोल देते हैं। आपको सब्जेक्टिव में लगभग हम 40 प्रश्न देंगे, जो आपको 2 नंबर या 3 नंबर पूछे, कोई भी नंबर में पूछे, 2 नंबर में पूछे या 3 नंबर में पूछे, लगभग 40 प्रश्न देंगे। ठीक है, 40 सब्जेक्टिव का प्रश्न देंगे। उसमें से आपको 100% है कि 22 या 25 पूछा जाता है। 25 पूछा जाता है सब्जेक्टिव। 25 ऑप्शन रहेगा। 25 में से आपको मुश्किल से 15, हाँ, 2 नंबर का पूछा जाएगा, तो 15 को आपको सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, तो 25 में से आप जवाब नहीं दे सकते, तो 25 में से गारंटी लिए, 25 में से लगभग 20 प्रश्न मेरा ये 40 प्रश्न में से आएगा, गारंटी लिए हुए। ठीक है, तो आप देखिए, ये हम 40 देंगे प्रश्न। ठीक है, तो और 25 को प्रश्न 100% आएगा उसमें से आपको एग्जाम में। तो कितना इंपॉर्टेंट आप सोच सकते हैं।
दूसरा नंबर क्या है कि संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का संक्षिप्त वर्णन करें। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का संक्षिप्त वर्णन करें। तो ये देखिए उत्तर क्या है आंसर, संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि, मतलब संविधान के जो प्रथम अनुच्छेद में है उसमें कहा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। मतलब भारत का अपना, सभी राज्यों का अपना अपना संघ होगा। इन राज्यों के साथ केंद्र के संबंधों का स्वरूप क्या हो, इस विषय पर संविधान सभा में विस्तार से विचार विमर्श हुआ। मतलब कि सभी राज्यों के साथ केंद्र के संबंधों का स्वरूप क्या हो, इस विषय पर क्या हुआ, संविधान में बहस चला, जिसमें से केंद्र तथा राज्यों के मध्य, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियां बनाई गई थी। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच के शक्तियों के लिए विभाजन के लिए 3 सूचियां बनाई गई थी, जिसमें से कौन कौन था, संघ सूची या केंद्रीय सूची। याद रखिएगा संघ सूची को केंद्रीय सूची के नाम से भी दिया जाएगा कहीं, और दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। तो ये था। अब बताते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। तो यहाँ देखिए पहले समझिए संघ सूची। पहला संघ सूची या केंद्रीय सूची। इस सूची में यह विषय रखे गए थे जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। इस सूची में यह विषय रखा गया था जो राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जिनके बारे में देश भर में एक समान नीति होना आवश्यक है, तथा जिनके बारे में देश भर में एक समान नीति का होना आवश्यक है। और बात को समझे, जैसे प्रतिरक्षा, विदेश नीति, डाक, तार व टेलीफोन, रेल मुद्रा, बीमा व विदेश व्यापार इत्यादि। इस सूची में कुल 97 विषय थे। ठीक है, तो कितने विषय थे इस संघ सूची में? 97 विषय थे। तो ये संघ सूची है। और दूसरा राज्य सूची। क्या है राज्य सूची? इस सूची में प्रादेशिक महत्व के विषय सम्मिलित किए थे। मतलब प्रादेशिक महत्व के विषय इसमें डाला गया था, जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को दे दिया गया था राज्य सूची में। और राज्य सूची के प्रमुख विषय है, राज्य सूची के कौन कौन विषय है? जैसे कृषि, पुलिस, जेल, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सिंचाई व मालगुजारी इत्यादि। इस विषय में इस विषयों की संख्या, इस सूची में विषय की संख्या कितना है? 66। याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं तीसरा ऑप्शन पे। तीसरा में क्या बोला? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या है कि इस सूची में 47 विषय थे, जिन पर सूची के विषयों पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते थे। समवर्ती सूची में क्या था? जो केंद्र और राज्य दोनों कानून अपना अपना बना सकते, परंतु किसी विषय पर यदि संसद और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों में विरोध होता है तो उस संसद द्वारा बनाए गए कानून मान्य ही होंगे। मतलब दोनों सूची बनाया है, लेकिन उसके साथ साथ जो संसद अपना कानून बनाता है तो मेन संसद का कानून का मान्य होगा। इस सूची में क्या हुआ था? प्रमुख विषय थे, जिसमें जैसे बिजली, विवाह, कानून, मूल्य नियंत्रण, समाचार पत्र छापे खाने, दीवानी कानून, शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन इत्यादि था। तो यही था समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। तो देखिए बहुत सरल भाषा में है, बहुत सिंपल भाषा में। आप लोग यदि कॉपी में नोट करके 2 बार पढ़ते हैं तो आपको बढ़िया तरह से याद हो जाएगा। और आपको बताएंगे एक मोटिवेट वीडियो, और आप लोगों के लिए पढ़ाई के लिए जागृत करने के लिए एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे कब पढ़ना है, कितने बजे पढ़ना है, कितने घंटा पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, अभी कैसे तैयारी करना है, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है क्या? लेकिन तीसरा प्रश्न बोलने से पहले आपको बोलूँगा, यदि हमारे चैनल पर न्यू है और अच्छा मेरे वीडियो लग रहा है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाते हैं तो उसमें ऑल कीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑल, ताकि हम कोई भी वीडियो, कोई भी चीज़ डालें अपना चैनल पे तो आपको सभी नोटिफिकेशन तुरंत में, मतलब सेकेंड में पहुँचे। तो याद रखिएगा। ठीक है, तो यही बात है। तो चलते हैं तीसरा प्रश्न में। 3 नंबर प्रश्न क्या बोला? चंपारण सत्याग्रह के क्या कारण थे? चंपारण सत्याग्रह बिहार का प्रथम सत्याग्रह हुआ था महात्मा गांधी का, उसका क्या कारण थे? तो आपको फिर से एक बार प्रश्न समझा देते, चंपारण सत्याग्रह के क्या कारण थे। तो उत्तर सुनिए। 1971 ईस्वी में गांधी जी ने बिहार के चंपारण में किसानों के लिए एक आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, 1971 ईस्वी में गांधी जी ने बिहार के चंपारण में किसानों के लिए उस आंदोलन में भाग लिया था। और इसमें जो भाग लेने के लिए बहुत ज़्यादा कारण थे, ज़्यादा विस्तार पूर्वक भी नहीं बताना, चूँकि 2 नंबर में जवाब देना है ना।
तो विवाद का कारण यह था कि वह अनुबंध जिसके कारण किसानों को बंगाल मालिकों के हित में अपनी ज़मीन के एक निश्चित भाग, जैसे 1/3/20 दिया हुआ, जैसे मेरा ये ज़मीन है, ठीक है, तो ज़मीन में जितना खेती हुआ जिसमें से वह 3 भाग का हिस्सा, इसको 3 भाग में बांटा जाता, 3 भाग में के 2 भाग वही ले लेते थे, मेरा खेत है, मेरा सब कुछ लगा हुआ, पर 3 भाग में से 2 भाग वही ले लेते थे और 1 भाग मुझे देते थे, उसमें से भी ले लेते थे, ठीक है। तो जब 1971 में जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसमें किसान के साथ भाग लिया था महात्मा गांधी ने। उसका कारण यह था कि जो क्या बोले, मालिकों के हित में अपनी ज़मीन के एक निश्चित भाग में नील की खेती क्या होता है, जिस भूमि पर नील की खेती होती थी वह भूमि खराब हो जाता था, वह उपज वाला भूमि नहीं रहता था। इसे 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता है। 3 कठिया पद्धति किसको कहा जाता है, तो चंपारण सत्याग्रह में जो हुआ था नील की खेती, 3 पर वही ऑब्जेक्टिव में भी कहीं पूछ दिया जाएगा, ठीक है, तो याद रखेगा। उस आंदोलन के फलस्वरूप सरकार को 3 कठिया पद्धति की समाप्ति की घोषणा करनी पड़ी और यह गांधी जी का भारत प्रारंभिक सत्याग्रह था और जो कि सत्याग्रह सफल भी हुआ था, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह का यही कारण था कि 1971 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में किसानों के साथ आंदोलन में भाग लिया था और उसमें क्या हुआ था, जो किसानों को बंगाल मालिकों के हित में अपनी हित के ज़मीन पर एक निश्चित भाग पर, जैसे 1/3 में नील की खेती किया जाता था और नील की खेती किया जाता था जिस भूमि पर किया जाता था वह उपज, उसमें का उपज दोबारा नहीं हो पाता था। एक बार में जो नील की खेती होता था दूसरा बार में नहीं होता था, वह खेत खराब हो जाता था। उस पद्धति को 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता है और उसके साथ साथ 3 कठिया पद्धति की अंग्रेज को समाप्त करनी ही पड़ी, लास्ट में मजबूर हो गया था और गांधी जी का यह चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ था। तो ये चंपारण सत्याग्रह का कारण थे। चौथा प्रश्न बनाते। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना लिखे। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना लिखे। सिंधु घाटी सभ्यता बोले या हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना लिखे। तो कोई भी प्रश्न दे, कैसा भी प्रश्न दे तो यही लिखेगा, सिंधु घाटी सभ्यता रहे या हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना लिखे, तो यही प्रश्न होगा। तो ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, सिंधु घाटी के लोग नगरों में रहने वाले थे। सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे, नगरों में रहते थे और वे नगर स्थापना में बड़े कुशल थे। ठीक है, बहुत अच्छा नगर थे और उन्होंने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, रोपल जैसे अनेक नगरों का निर्माण किया था। उसमें क्या हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, रोपल और उसके साथ साथ बहुत सारे नगर का निर्माण हुआ था। उनकी नगर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित विशेषता याद रखेंगे। बहुत सिंपल भाषा में है ना, बहुत सिंपल भाषा में दिए हुए हैं। पहला क्या है, पहला कारण था कि हड़प्पा संस्कृति के नगर एक विशेष योजना के अनुसार बनाए गए थे। उसमें क्या हुआ था, नगर कैसा बना था, तो हड़प्पा या सिंधु संस्कृति के नगर एक विशेष योजना के मतलब कि योजना करके बनाया गया था। उसमें क्या हुआ था, इन लोगों ने बिल्कुल सीधी अर्थात एक दूसरे को समकोण में काटती हुई सड़क व गलियों का निर्माण किया था। उसमें क्या हुआ था, 90 डिग्री अर्थात समकोण पर बना हुआ था रोड, ठीक है, व नाली, ताकि कोई भी मतलब इधर से भी हवा चलता था तो उसको साफ करने की जरूरत नहीं रहता था, अपने आप हवा के कारण साफ हो जाता था, पूरा साफ हो जाता था। ऐसा बनाया गया था। आप सोचिए उस समय में हड़प्पा सभ्यता जब हुआ था। ठीक है, तो यही है पहला कारण। दूसरा कारण क्या, दूसरा है ऑप्शन कि उनकी जल निकासी की व्यवस्था बड़ी संदाल थी। मतलब जल जो पानी होता है नाली में से, नाला का पानी पास करने के लिए बहुत बढ़िया नाला बनाया गया था। उसमें नालियाँ बहुत बड़ी सरलता से साफ हो सकती थी। थोड़ा सा मतलब थोड़ा पानी डालो, पूरा पानी लेकर चला जाता था, पूरा गंदगी लेकर चला जाता था, ऐसा वहाँ का व्यवस्था था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना यही था। और जितने भी करवा रहे हैं आपको बार बार बोले इंपॉर्टेंट है। 5वां प्रश्न क्या है, आज जितने भी प्रश्न है सब एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखेगा, सब पूछा हुआ है। कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर क्या होगा, कार्बन 14 विधि, कार्बन 14 विधि तिथि निर्धारित करने की एक वैज्ञानिक विधि है। तिथि निर्धारित मतलब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको पता लगाने वाला एक कार्बन 14 विधि से पता लगाया जाता है। आप CID देखते होंगे तो उसमें पता पुलिस वाला सब देखता है, मतलब सीरियल वीडियो सब देता है, तो उसमें CID में तो कार्बन विधि से पता करता है आदमी कब मरा, कितने बज कर मरा, ये इससे पता चल जाता है। तो कार्बन 14
कार्बन का रेडियोधर्मी आइसोटोप है, ठीक है। तो कार्बन 14 एक कार्बन का रेडियोधर्मी आइसोटोप है जो किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा पाया जाता है। सभी जीवित वस्तु में कौन कौन कार्बन पाया जाता है? कार्बन 12 और कार्बन 14। उसमें क्या होता है, जब मृत्यु की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, मतलब जब मर जाता आदमी तो कार्बन 12 तो रहता है, किंतु कार्बन 14 का निरंतर मतलब क्षय होने लगता है, बल होने लगता है, मतलब घटने लगता है, ठीक है। तो मतलब जब आदमी मर जाता है तो कार्बन 12 रहता है, ये पर कार्बन 14 क्या क्षय मतलब खत्म होने लग जाता है। कार्बन का अर्घ आयु काल 57 से 30 वर्ष, मतलब कार्बन का अपना आयु काल है कितना? 57 से 30 वर्ष तक आदमी रह सकता है। हाँ, मतलब 57 से 30 वर्ष तक के आदमी मरा हुआ है तो पता लगाया जा सकता है कि कब मरा, ठीक है। इसमें इतना पावर है, अर्थात इतने वर्षों में उस पदार्थ में कार्बन की मात्रा आधी रह जाती है। जो इतना वर्षों में क्या हो, कार्बन पूरा खत्म हो जाता है, एक तरह से आधी रह जाता है। इस प्रकार वस्तु के काल की गणना की जाती है, इस प्रकार वस्तु की समय की पता लगाया जाता है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वह उतनी ही पुरानी मानी जाएगी, ठीक है। और इसी के आधार पर प्राचीन सभ्यताओं की तिथि का निर्धारण किया जाता था। तो ये कार्बन 14 विधि एक अपना भाषा में से जानते हैं, कार्बन 14 अपना मन से भी लिख सकते हैं। कार्बन 14 विधि वह विधि है जिसमें तिथि का पता लगाया जाता था या निर्धारित या 14 यह कार्बन 14 विधि जो एक वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। कार्बन 14 विधि को रेडियो आइसोटोप के नाम से भी जाना जाता है, या ये लिखिए या नहीं लिखिए। उसके बाद आपको लिखना है या क्या होता है, जब आदमी मृत्यु की अवस्था में आ जाता है तो उसमें कार्बन 12 रहता है और कार्बन 14 का मतलब क्षय होने लग जाता है, जिससे और ये भी लिखेगा कार्बन 14 का आयु काल 57 से 30 वर्ष होता है। और कार्बन 14 की विधि के द्वारा ही जो आदमी मृत्यु मरा हुआ रहता है उसको पता लगाया जाता है। तो इतना सिंपल सी बात है। और आपको एक बात और बोलना चाहूँगा, मेरे आवाज़ के साथ साथ कुछ बाहरी आवाज़ भी आता है तो उसको बात को निगलेक्ट कर देना, ठीक है। क्योंकि जहाँ वीडियो बना रहा हूँ वहाँ पर बहुत सारे अनएजुकेटेड लोग रह रहे हैं, तो आप समझ ही गए होंगे उसका क्या लक्षण होता होगा। तो यही बात है। तो एक लास्ट प्रश्न है सब्जेक्टिव का पार्ट 1 का। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए प्रश्न सब पूछा हुआ है एग्जाम में, सब आया हुआ है। मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो उत्तर, मीराबाई भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवित्री मानी जाती थी। मीराबाई भक्ति काल के सबसे फेमस सबसे सुप्रसिद्ध कवित्री माना जाता था, जिसका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। मीराबाई मरवाड़ मेहता जिले के राजपूत रतन सिंह राठौड़ की राजकुमारी थी। किसकी बेटी थी? तो रतन सिंह राठौड़ की बेटी थी। और कहाँ का? जो राजस्थान का रहने वाला था, ठीक है, राजस्थान राज्य का रहने वाला था और मेहता जिले के, ठीक है। मीराबाई मरवाड़ के मेहता जिले का रहने वाला था। याद रखें, एक तरह से कहानी बता रहे हैं और ये कहानी लिखी हुई है अपना मन से। जिनका विवाह उनकी इच्छा अनुसार उसके अनुमति से कर दिया था, ठीक है। और किसके साथ कर दिया था? तो मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया था। सिसोदिया कुल, वहाँ का सिसोदिया एक कुल होता है। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए, चूँकि मीरा अपने भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण को पति मानता था, ठीक है ना, और उसी से मतलब शादी नहीं करना चाहता था, पर अपना मन से उसकी इच्छा के अनुसार शादी कर दिया ज़बरदस्ती उसके पापा। और वो कौन? मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया था। पर उन्होंने मीराबाई क्या किया था, अपने पति को कोई बात नहीं मानता था और पति और पत्नी और माँ के परंपरागत दायित्व को निभाने से इनकार कर दिया। मतलब अपनी जो माँ बोले थे वहाँ जाकर अच्छे से रहना, कोई बुरा मत काम करना, और मतलब और अपनी जो पत्नी धर्म होता सभी को नकार दिया था, ठीक है ना। उसको इनकार करते हुए क्या हुआ था, विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया था। और क्या किया, उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का भी, जब मीरा वहाँ अपने ससुराल में सही ढंग से नहीं रहता था तो उसको मारने का कित बहुत बार उसको एक बार धक्का दे दिया गया था, जहर खिला दिया गया था, फिर भी कृष्ण भगवान उसको बचा रहे थे। चूँकि कृष्ण भगवान को अपना पति मानते थे और सबसे बड़ा कृष्ण भक्त था। किंतु वह राजभवन से निकलकर एक घुमक्कर बन गए। बाद में जब इसको ऐसा विष देने लगा, मारने लग गया, तो वह राजभवन से निकल गया हमेशा के लिए, और वह घुमक्कर बनकर सब जगह गीत गाती थी। अंतर मन की भाव
प्रणवता को व्यक्त करने वाले अनेक गीतों की उसने रचना भी की, बहुत सारे गीत की रचना है। तो यही मीराबाई की एक संक्षिप्त में बताए हैं। सबको आपको 2 नंबर या 3 नंबर प्रश्न पूछा जाएगा। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आकर PDF ले सकते हैं। और जी हाँ, ये वीडियो को ये पूरा जितने भी प्रश्न आपको करवाना सब्जेक्ट का पूरा देखिए। आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है, कॉपी में नोट कर ही लीजिए। हम आपको बोल रहे हैं कितना टाइम ही लगेगा, आपको वीडियो को रोक कर कॉपी में नोट कर लीजिए। और लगभग मेरा यही वीडियो का एक बार में नहीं समझ में आता, दोबारा देख लीजिए। सरल भाषा में हम समझाए हुए, आपको समझ में आ जाएगा, हम अपने भाषा में समझाए हुए। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें बताइए, लाइक कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आपको इतना बोलूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।